This call is now being recorded. First of all, I want to know, is there any query from the last chapter? No, ma'am. Yesterday it got cleared, all revision done. No, we asked then only. Okay, thank Yeah. you. Nobody. Okay. So I'm assuming everyone is like, I mean, nobody is even having any sort of a questions, any query. It means either you are not connecting the dots or you are clear with everything. I'm assuming. Digestive system almost revision is done, ma'am. Whatever doubts we have cleared. That's great then. Okay. Today we're moving ahead with the respiratory system. श्वसन तंत्र इसमें क्या है, ये वो एक ऐसी प्रणाली है, आप कहें या ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है। अगेन सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते। जब वो अकेले काम करते हैं वो ऑर्गन का अपना काम हो रहा होता है, पर ऑर्गन के अंदर भी अपना एक सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। पर जब हम यहाँ पे बायोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं या उसकी फिजियोलॉजी को जानने की हम कोशिश करते हैं, तो सारे के सारे ऑर्गन्स साथ में एकत्र होके काम करते हैं इन सिंक, यानी कि कोई भी अपना फ्लो तोड़ता नहीं है और कोई भी ये नहीं कहता मुझे नींद आ रही है या मेरा सर दर्द हो रहा है मैं नहीं काम करूंगा। कोई ऑर्गन ऐसी बात नहीं कहता। सारे ऑर्गन सिंक में काम करते रहे, इसके लिए हमें अच्छा खाना खाने की जरूरत है, जिस खाने में प्रॉपरली आपके सारे अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए और फैट्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए एंड विटामिन्स होने चाहिए। इसकी और अच्छी डिटेल आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंदर मिलेगी कि एग्जैक्टली आपकी थाली के अंदर किस प्रपोर्शन में खाना होना चाहिए। कुछ हद तक हम अपने उपनिषद और योग ग्रंथों में हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। हठयोगपदीपिका, गहन संहिता, उसमें पूरी लिस्ट है हमारे पास कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही डाइट एंड न्यूट्रिशन में आप मॉडर्न लाइफ या मॉडर्न साइंस के साथ उसको रिलेट करके अच्छे से पढ़ पाओगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जो खाना आपने खाया, जो भी फूड आपने इनटेक करा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ जो आपने लिया, उसको तोड़ने का काम तो एक तो हम जानते हैं कि वो एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो असली जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है या उसके बिना हम कहें कि हमारा काम हो नहीं सकता, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बर्निंग फैक्टर की तरह आप समझे, एक आग की तरह काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। खाना खाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो बॉडी में बर्न ही नहीं होगा। डाइजेशन, सब कुछ जो उसका यूसेज है, एक्चुअल यूसेज है, वो नहीं हो पाएगा। और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसे निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बाद जब भी कोई रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, एक जब भी मीन्स आप ये समझिए कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेजरली आप ये समझे, सारे नहीं होते, सारे रिएक्शंस का अपना अलग-अलग बाय प्रोडक्ट निकलता है, अलग-अलग एंड प्रोडक्ट निकलता है, सबका अलग-अलग होता है, ठीक है? सारे ऑर्गन्स का अपना अलग-अलग होता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन फैक्टर में निकलती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबके अंदर निकलती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाता है फेफड़ों तक, फेफड़ों से हृदय तक, हृदय पहुंचाता है पूरे के पूरे शरीर में, ठीक है। संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर से तात्पर्य क्या है, संपूर्ण शरीर से तात्पर्य हर अंग में, जहां हमारी उंगली है, चाहे हमारे स्किन है, चाहे हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और चाहे हमारा ब्रेन है, आंखें हैं, नाक है, हर तरफ वो ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाई जाती है। अब पहुंचा तो दी ऑक्सीजन वाली, पर वहां से वापस भी तो आना था। क्यों वापस आना था? वापस इसलिए आना था कि एक हाथ दे, एक हाथ ले। मतलब ऑक्सीजन तो दे दी, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था, वो वापस भी तो आएगा अपनी जगह पे, ताकि उसके अंदर हम दोबारा रीफिल कर सके ऑक्सीजन को। क्या कर सके? दोबारा रीफिल कर सके ऑक्सीजन को। ये बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ताकि आप इन दोनों के बीच में कनेक्शन को अच्छे से समझ सको, ठीक है। पहले एक ब्रीफ कनेक्शन समझा रही हूँ, बाकी संपूर्णता के साथ हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर समझेंगे, ठीक है। पहले एक बार छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि काम करता कैसे है। ये रहा हृदय, ठीक है।
और यहाँ है लंग्स। ठीक है, आपको भी मैं सिर्फ कनेक्टिविटी के हिसाब से समझा रही हूँ, तो इसलिए प्लीज इसको ज्यादा इन डेप्थ मत समझना कि ये ऐसे ही है। ठीक है, अब एक जगह से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला, इसमें प्लस O2 लिख रही हूँ। और हृदय से इसके अंदर जाएगा, यानी कि -O2, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी कि फेफड़ों के पास जो ब्लड आता है वो बिना ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, लेकिन जब जाता है तो वो ऑक्सीजन लेकर हृदय तक पहुंचता है, और यही ऑक्सीजन हृदय से पूरे शरीर में सारे अंगों के पास जाती है। मैंने ये बात बोली अभी। ठीक है, मैंने क्या बोली बात? मैंने ये वाली बात बोली जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो। अब हर ऑर्गन ने जब वो ऑक्सीजन ले ली, तो वो कार्बन सॉरी उसके बाद वो अपनी डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, इसमें टॉक्सिन्स भी हैं, और इसमें क्या है, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कि मेजर कंपोनेंट है टॉक्सिन्स का, या कहें कि वेस्ट प्रोडक्ट का। हर ऑर्गन में से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है ना, उसका मेजर पार्ट जो है वो ये है। ठीक है, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइदर वी से -O2। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं बार बार डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड बोलूंगी जरूर, पर मैं लिखूंगी इसी तरह से ही, ताकि आपको समझ रहे कि हम क्या कह रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन से भरपूर वाला ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स -O2, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, लेस ऑक्सीजन बोल सकते हैं आप, या शून्यता की तरह, नेग्लिजिबल होती है वो। ठीक है, चले, आज से हम इस चीज को और थोड़ा सा इन डेप्थ समझने का प्रयास करेंगे। रेस्पिरेशन वर्ड मैम अपने डायग्राम दिखाइए ना, जस्ट 1 सेकंड, सॉरी। जी जी जी। हाँ, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ओके, इट्स अ साइकिल, ओके, थैंक यू। ओके, आप पहले कुछ बातों को अच्छे से समझ लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना हम ब्रीदिंग वर्ड को कम यूज करते हैं। इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन, इन सब का अपना अपना मीनिंग है। ठीक है, कुछ सेम वर्ड ही हैं, उनको ऑल्सो नोन एज कह सकते हैं आप, लेकिन कुछ वर्ड का अपना एक डिफरेंट मीनिंग आता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान से रखिए कि टेक्निकल वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल और द ले लैंग्वेज। मीन्स जो हम आम तौर पे हम जिन शब्दों को हम जनरल में यूज कर लेते हैं, टेक्निकली उन वर्ड्स के अंदर या उन शब्दों के अंदर थोड़ा थोड़ा भिन्नता पाई जाती है। सुमा जी, आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। या ओके, सॉरी। जी, नहीं नहीं, डोंट बी। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है कि ऑक्सीजन जो है बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर आएगी, कहाँ? सेल के अंदर, विद इन द टिश्यू, क्योंकि टिश्यूज के अंदर ही सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन से मतलब क्या हुआ? एक हाथ दे, एक हाथ ले, ऑक्सीजन ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? ये रेस्पिरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम आर ऑर्गन्स दैट एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट। अब ये होता क्या है, जब भी एनवायरनमेंट में ये प्रेशर बेस पे काम करता है, वो हम धीरे धीरे आगे समझें। ठीक है, थोड़ी सी रिस्क है, कुछ खास नहीं, डोंट वरी, सिर्फ नाम नाम की। अब रेस्पिरेशन में क्या है, आसपास मेरे एनवायरनमेंट में अगर ऑक्सीजन होगी तो ही तो वो अंदर जाएगी सेल के अंदर। ठीक है, अब बाहर का जो जितनी भी ऑक्सीजन हमें आसपास मिल पा रही है तो ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारी गैसेस। अब मेरी नाक चूज तो करती नहीं है कि ये ऑक्सीजन है या ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक्स वाई जी गैस है, ये एक्स वाई जी गैस है। हम तो जज नहीं कर सकते, मेरी नाक भी जज नहीं कर सकती, तो जज करता कौन?
तो जज अंदर जाकर होता है, जो जो गैसेस हमारी रिक्वायरमेंट की होती हैं, समटाइम्स पॉइजनस गैसेस भी हमारी एक्सेप्ट की जाती हैं, वो हम समझेंगे आगे चलकर, अभी नहीं। ठीक है, कुछ गैसेस होती हैं जिसको बड़ा प्यार होता है हमारे शरीर से, ठीक है, और वो बड़ी जल्दी कैच कर लेती है उन्हें, हमारी बॉडी उसको बहुत जल्दी कैच करती है, उसको मना नहीं करती कि तुम जहर हो, उसको बाहर नहीं फेंकती, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिसको बाहर फेंक देती है, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। हवा में 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है हवा में, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको बाहर वैसे का वैसा निकाल दिया जाता है। क्यों? हमारे तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस था, हम निकल पड़ा, तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, यहाँ से नाइट्रोजन ले ले, क्योंकि हम उस फॉर्म की नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारी बॉडी, एक ह्यूमन सिस्टम जो है, उस फॉर्म का जो एटमॉस्फेरिक लेवल पे जो हमें नाइट्रोजन मिलता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो फॉर्म जो है वो हम ले नहीं सकते, हमारी बॉडी तोड़ नहीं सकती उसको, तोड़ेगी भी नहीं, फिर यूज भी नहीं करेगी, मतलब यूज नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करती, और वैसी की वैसी सेम टू सेम पूरी की पूरी शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, 72% तो पूरी शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ऑक्सीजन जितनी थी मेरी रिक्वायरमेंट जो है, वो जितना ज्यादा हम खींच सकते हैं एनवायरमेंट से उतना ले लेती है। अब श्वासों के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, किसके? श्वासों के भी प्रकार होते हैं। अभी तक तो मैंने समझ लिया, जो बचपन में आज तक हम पढ़ते आए थे वही बात थी, कुछ नई बात हमने नहीं सुनी अभी तक कि ऑक्सीजन, अच्छा हम तो यही सुनते रहे कि ऑक्सीजन तो लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे, इसमें कौन सी नई नई बात आई है? नई कोई बात नहीं आई है, वर्ड नया आया है, वो है एक्सचेंज। लेना और छोड़ना हम करते थे जरूर, पर हम यहाँ अब क्या वर्ड यूज करेंगे, टेक्निकल वर्ड आएगा एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, दो फेजेस में होता है, पहला होता है इंस्पिरेशन और इंस्पायरेशन, खुद से फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स, अभी भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हवा आई है, वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, क्या है, नाइट्रोजन है, मुझे नहीं पता, अभी सिर्फ हवा आई है, कहाँ? लंग्स में, फेफड़ों के अंदर, ठीक है। एक्सपायरेशन मीन्स इसने क्या करा, एयर लीविंग द लंग्स, एक्सेलिंग, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ मेजरली एक्सचेंज होता है, किसके अंदर एक्सचेंज होता है, हमारे एक्सपायरेशन के टाइम पर, बिफोर लीविंग, बिफोर लीविंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में जो एक टाइम पीरियड है, आप कह सकते हैं उसमें उस चीज का एक्सचेंज, यानी कि ब्रीथ का एक्सचेंज, ब्रीदिंग एक्सचेंज, एयर का एक्सचेंज, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, मैं अगेन बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ एक्सचेंज वर्ड, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे एक्सचेंज वर्ड अभी तक यूज नहीं करा गया है, यहाँ पे कहीं पे भी दोनों में से एक्सचेंज वर्ड यूज नहीं किया गया, तो आप भी नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ हवा को बाहर निकाल, सॉरी, अंदर लेने का और बाहर निकालने की ही बात करी गई है, मतलब जो हवा हम ले रहे हैं वो कैसी है मुझे नहीं पता, कौन सी बाहर निकाली जा रही है मुझे ये भी नहीं पता, पर इसको मैं रेस्पिरेशन बोलूंगी, इसके बीच में जो हो रहा है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके, एक्सटर्नल और एक इंटरनल, अब आती है बात, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होगा, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द लंग्स, बात को समझे, क्या कह रहा है वो, मैंने ब्लड, सॉरी, लंग्स के अंदर आया, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, कि जब हमारा लंग्स से एयर ली, ठीक है, और उस एयर को उसने ब्लड तक पहुंचाया, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उसने लंग्स को दे दी, इसने इसको क्या दिया, CO2 दिया, इसने इसको क्या दिया, इसने इसको O2 दिया, किसने, इसने, लंग्स ने, ठीक है। ये वाला एक्सचेंज जो हो रहा है इसे कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, ये वाला एक्सचेंज। अब इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या बात है, थोड़ी सी अजीब लगेगी सुनने में, लेकिन असलियत में टेक्निकल वर्ड्स के साथ ये होता है, गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल, मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और सेल्स के बीच में अब आदान प्रदान किया जा रहा है, उसे हम कहेंगे एक्चुअल में इंटरनल रेस्पिरेशन। मींस अगर आप मान लीजिए किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं,
तो पहले अगर आपने किसी की यहाँ पे, आप मान लीजिए बैंक में आप गए, वहां पर आपने कुछ पेपर सबमिट कराने थे। पेपर सबमिट तो आपने करा दिए, वो एक्सटर्नल काम था, ठीक है। और बाद में जब अंदर प्रोसेस होके जो आएगा, पेपर्स आपने पहुंचाए, आप गए बैंक के अंदर, आप गए, आपने बैंक के बाहर खड़े खड़े पेपर्स नहीं दिए थे, आप बैंक के अंदर गए, और जो भी काउंटर था आप वहां गए, आपने वहां जाके अपने पेपर सबमिट कराए, और आपने कहा ये काम है, उन्होंने कहा कि जी देखिए 2 या 3 दिन लगेंगे या शाम तक हो जाएगा काम, ठीक है। आपने कहा ओके, अंदर गए। अब वो प्रोसेस हो रहा है मैनेजर के थ्रू, आपने पेपर सबमिट कराए थे मेजरली मैनेजर के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैनेजर के लिए, ठीक है। पर आपने डायरेक्टली मैनेजर के रूम में जाकर, उनके पास जाकर, उनके टेबल के ऊपर नहीं दिए, आपने पेपर्स दिए किसी और इंसान को, बीच में एक और चैनल को दिए, उस चैनल में जाकर वो पेपर्स मैनेजर को दिए, उन्होंने साइन किए, चीजें अप्रूव्ड हुई, आपके बैंक में, सॉरी आपके अकाउंट में या एप्लीकेशन में वो चीज रिफ्लेक्ट हो गई, और ये रिजल्ट आपको देखने को मिला आइदर यू व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द बैंक, या बैंक के अंदर खड़े खड़े में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल गया था, ठीक है। व्हेन यू गो आउट, वो ज्यादा अच्छा रहेगा बोलने में, व्हेन यू गेट आउट फ्रॉम द बैंक, तब आपने उसका रिजल्ट देखा, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या हो रहा था कि अंदर जो मैनेजर वाला काम चल रहा है उसको आप नहीं जानते थे अभी तक, ठीक है। यहाँ वो मैनेजर वाली बात हो रही है कि इसने ले तो लिया, ब्लड में ले तो लिया, यानी कि उस जिस काउंटर पे आपसे पेपर्स ले लिए गए थे कि हाँ हम मैनेजर को पहुंचा देंगे, वो ये है। अब मैनेजर ने जो काम करना था, इसने CO2 देना था, इनको दिया, और इन्होंने ये जाके सीधा लंग्स को पहुंचा दिया। क्या ये साइकिल समझ आ रही? साइकिल समझ आ रही है? प्लीज बताइए मुझे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब रेस्पिरेटरी रेट की बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। रेस्पिरेटरी रेट, रेट से मतलब क्या, रेट हमेशा या तो पर आवर या पर मिनट, हमेशा उसके साथ कैलकुलेट करा जाता है कि कितनी देर में आप ये काम कर पा रहे हो, कितनी देर लग रही है एक काम को करने में, वो वाली बात आती है ना, ये वही बात हो रही है, ये वही उसी रेट की बात कर रहा है कि 1 मिनट के अंदर अंदर हम कितनी बार श्वास ले लेते हैं, कितनी बार हमारा ये जो सिस्टम है ये कैसे काम कर लेता है, कितनी बार करता है। तो ये धड़कनों की बात नहीं हो रही है, यहाँ रेस्पिरेटरी रेट की बात हो रही है, तो इट्स 12 to 18 पर मिनट, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको अब हम समझने जा रहे हैं। मैम इसमें एडल्ट का बताया है, बच्चे का भी है। बच्चे का वैसे होता है, पर इसमें लिखा नहीं हुआ, पर उनका हाई होता है काफी, किड्स का काफी हाई होता है। आई एम नॉट श्योर विद द काउंट, पर मुझे इतना याद है कि वो हाई होता है, पर इसमें लिखा नहीं हुआ। डोंट नो, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी एक बार। प्लीज मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, अगर ठीक। आगे नोट्स में है तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज आई कंफर्म, कि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो मैं गलत नहीं बताना चाह रही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और नियर बाय बताने का कोई फायदा नहीं, इतना बस मुझे याद है कि हाँ उसमें बहुत ज्यादा होता है, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी याद नहीं है। 1 सेकेंड, नहीं दिया होगा, मैं आपको दे दूंगी। 1 सेकेंड, ठीक। 1 सेकेंड। चिल्ड्रन का, क्योंकि चिल्ड्रन का एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, चिल्ड्रन रेस्पिरेटरी रेट। किड्स में बहुत हाई होता है, इन्फेंट्स में। हाँ जी, बहुत ज्यादा हाई होता है, हाँ, आप लोग को ठीक है, हाई। ये मुझे किसी में, याद है हाई होता है, पर मुझे स्लैब नहीं याद, हाँ, तो इसलिए 30 to मैं नहीं 60 बताना चाह ब्रेथ्स रही। ऐसा हो सकता है। करेक्ट, मेरे को उसकी स्लैब नहीं याद, तो इसलिए मैं कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, ये मैं कहना चाह No, रही ma'am, but I have also heard infants is very high, kids हूँ। एग्जैक्टली। slightly कम, और adults का no, means what हम्म, you have written that. जी, चलिए, ठीक है, वो मैं अब कंफर्म कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, ना अभी हम क्या करने जा रहे हैं, नोज का एरिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ हमारे नथुने हैं, यानी कि हमारे एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं इनको, या नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। यहाँ से श्वास जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला एरिया क्या आता है, नेसोफेरिंक्स, यहाँ पे एक लेयर पे कुछ सेल्स लगे होते हैं,
यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं एक्चुअली वो, यहाँ पे, ठीक है। ये सेल्स क्या काम करते हैं, जब एयर इन होती है, जैसे ही हवा अंदर आई, अगर गर्म होगी तो उसे टकरा के ठंडा कर देगी, अगर गर्म होगी तो उसे टकरा के ठंडा कर देगी। जैसे कि आज के दिनों में अगर आप धूप में जाते हैं तो उसे घुमा के ठंडा कर देगी, ठीक है। लेकिन अगर सर्दियों के दिनों में है तो अगेन उसे टकरा के गर्म करती लेके जाएगी। जैसे कि एक पानी गर्म होता है उस तरह से, जैसे आपका एयर कंडीशनर काम करता है एग्जैक्टली वैसे ही। तो यहाँ कुछ सेल्स होते हैं जो उसको एयर को चेंज करते हैं, उस किसको, एयर के टेम्परेचर को बेसिकली चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो इंटरनल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री चल रहा है, तो उसको उसके साथ ही मैच करना है। तो जितना भी अगर गर्म है तो ठंडा करेगा, ठंडा है तो गर्म करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब यहाँ से हमारा जा रहा था ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप समझते हैं, ठीक है। ओके। अब एयर यहाँ से गई, जैसा कि हमने अभी समझा, यहाँ से एयर गई और एयर इस वाले रास्ते से वापस नीचे जाएगी, ठीक है। जो हमारा बाहरी भाग है जहाँ पे आप हाथ लगा सकते हो, वो वाले भाग से क्या निकलती है हमारी और कहाँ जाती है हमारी, नली जाती है। उस श्वास नली से टकराते हुए हमारी जो घर्षण होती है, जो एक्चुअल बेसिक स्वर निकलता है, स्वर, एक्चुअल बेसिक जो ध्वनि है, सिर्फ मैं उसकी बात कर रही हूँ, अक्षर की बात नहीं कर रही हूँ। किसकी बात नहीं कर रही, मैं अक्षर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ध्वनि की बात कर रही हूँ। वो यहाँ निकलती है, इस वाले एरिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया, यहाँ से आवाज नीचे पहुंचनी शुरू होती है, सॉरी, हवा नीचे पहुंचनी शुरू होती है और घर्षण इस वाले एरिया से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसलिए इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। इसका एक पार्ट हमारा जो होता है, इंसान बोल कैसे सकता है, इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि हमारी जिह्वा जो होती है हमारे एक ब्रेन के एक पार्ट से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम पहले बोलने से पहले सोचते हैं और फिर उसको डेसिफर करते हैं शब्दों के अंदर। जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, अगर आप देखेंगे आज की डेट में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोफोन यूज करते हैं, बोलते हैं और हमारे सामने चीज लिखी हुई आ जाती है। हमें, जैसे कि मैंने आपको कुछ कहा और आप उसको लिख पा रहे हो, तो ये कोड, ये देखा जाए, ये इंफॉर्मेशन तो डिफरेंट मीडियम में थी, वो सुनने वाली थी और ये लिखने वाली थी। दोनों में डिफरेंस कितना था, सेम मीडियम की तो थी नहीं कि लिखने वाली चीज को मैंने लिखा, ये सेम मीडियम में नहीं था, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो हम श्वास लेते हैं, और या कहें कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम डिफरेंट तरीकों से हम लेते हैं, लेकिन देते या उसको यूज करते किसी और फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन ब्रेन को वो अलग अलग सेक्शंस या अलग अलग कैटेगरीज में हम उसको उठाते हैं अपने एनवायरनमेंट में से। जैसे कि देखना, देखने के बाद अब हम चले, दौड़े, भागे, बैठे, उठे, खाएं, बोलें, बात करें, हंसे करें, पिक्चर देखें, कुछ भी करें, देखने से कितने सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हम जो परसीव करते हैं वो डिफरेंट है। आइदर रोएंगे, आइदर अपना काम करना शुरू कर देंगे, आइदर हम अपने आईज को ब्लिंक करेंगे और कहेंगे हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, आइदर विल डू डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स, ठीक है। या हम छीकेंगे या कहेंगे हंसेंगे, अच्छा हंसो हंसो, कोई बात कह रहे हैं, सुनने में कोई बात आ रही है, उसको रिएक्ट डिफरेंट वेज में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी ध्वनि का भी होता है, लेकिन इसका काम बहुत ज्यादा एक ही जगह पे है,
इसका वैरायटी में इतना काम नहीं है। अब जैसे कि अगर हमने कोई बदबू वाली चीज़ हमारे सामने अगर आई और हमने उसको सूंघा, तो उसके बाद हम दोबारा रीस्मेल नहीं करते उसको, दोबारा से नहीं सूंघते वहाँ पर। हम क्या करते हैं, हाथ लगा लेते हैं। तो ये मैसेज कैसे चेंज हो गया? सिर्फ नाक ही बंद कर लेते, सिर्फ श्वास को रोक लेते। ये डबल प्रक्रियाएँ कैसे हो गई कि हमने हाथ भी रख लिया, फिर हमें उल्टी भी आ रही है। ये रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, हमें वॉमिटिंग फील हो रहा है। वी रियली वांट टू प्यूक आउट, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन किससे हो रहा है? सिर्फ सूंघने मात्र से। सिर्फ सूंघने मात्र से ही ऐसा हो रहा है। एपिलेप्सी के यानी कि मर्गी के जो दौरे होते हैं, उसमें आपने कई बार देखा होगा कि जितनी भी सड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, जिसकी बहुत ही गंदी, एक बिल्कुल बदबूदार जो चीज़ होती है, जो नाक में ज़्यादा चढ़ सके, उसको सूंघाया जाता है। अब वो चाहे बहुत ही कॉमनली वी नो चाहे वो मोज़े हों, सॉक्स हों, पुरानी सॉक्स हों जो बहुत ही स्मेल कर रही हों, उनको दिया जाता है। आइदर अनियन दिया जाता है, गार्लिक दिया जाता है, व्हाटएवर एनीथिंग व्हिच इज़ अवेलेबल राइट नाउ एट दैट मोमेंट, हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको देने की। क्यों करते हैं हम ये सब कुछ करने की? क्योंकि इसके पास अपने एक सेल्स होते हैं जिसे हम ऑल्फैक्टरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है? और इसकी अपनी एक प्रधानता होती है, ठीक है? अब ब्रेन के साथ एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कनेक्शन में कि नाक के पास ऑल्फैक्टरी लोब्स की अपनी एक प्रधानता है। क्या प्रधानता है? जितने मर्ज़ी हमारी बॉडी में बाकी के ऑर्गन्स हैं, या कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी हम चीज़ को ग्रहण करते हैं ना, वो सबसे पहले इंटरनली भी, हमारी बॉडी इंटरनली भी, पहले क्या करेगी? उस चीज़ को सेंस करेगी, फिर भेजेगी ब्रेन के पास। ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस, वो कमांड देगा पहले, ठीक है? वो कमांड देगा किसको? जो भी जो भी अथॉरिटेटिव होगा, कोई भी जो अथॉरिटेटिव होगा अ अ, उस रिलेटेड कार्य से उस ऑर्गन को वो ग्लैंड वो आगे जाके वो काम करवाएगा उससे, ठीक है? वो फिर देगा आगे कमांड। क्या देगा? कमांड देगा, ठीक है? इसके बाद पर जब बात आती है ऑल्फैक्टरी की, तो वो क्या करता है? सेंस करेगा और इसको बताएगा सिर्फ जाके। कोई हाइपोथैलेमस वगैरह कुछ नहीं करेगा, वो सीधा-सीधा अपने कार्य पे जाएगा अथॉरिटेटिव के पास मतलब। इसको छोड़ दो, इसके पास जाएगा, सीधा अथॉरिटेटिव के पास जाएगा, तुमने करना क्या? तुम चाहते क्या हो? काम बताओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले किसी और के पास जाऊँ, फिर मैं वेट करूँ कि आप मुझे कोई और कहीं और से मुझे कमांड्स दो, नहीं। वो सीधा उसके पास जाएगा, कहेगा बस काम बताओ, करना क्या है? आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ सूँघते हैं, तो आप सबसे पहले आपको याद आता है कि हाँ, मैंने वो चीज़ कहाँ खाई थी, कैसे खाई थी, किसने बनाई थी, सबसे पहले कहाँ खाया था, किन लोगों के साथ खाया था, किस जगह पे खाया था, वो टेस्ट याद आ जाता है, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, सिर्फ़ एक सूँघने मात्र से। ऐसा हमारी बाकी की चीज़ें भी करती हैं। हमारी आँखों से भी अगर हम कोई ऐसी चीज़ देखेंगे तो हमें वो याद सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ नोन एज़ एसोसिएशन एरिया इन द ब्रेन। अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, ऑल्फैक्टरी सेल्स की अपनी एक प्रधानता है, ठीक है? इसलिए जो अ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द थेरेपी उसमें स्पेशली बैच फ्लावर एरोमाथेरेपी। थेरेपी, एरोमा थेरेपी करेक्ट, थैंक यू सो मच। जी, अरोमा थेरेपी के थ्रू उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियों के अंदर कारगर भी पाया गया है और बहुत सी जगहों पे हेल्पफुल पाया गया है उसे, कि बहुत हद तक उसको उसे ठीक करा जाता है। इसलिए पहले के टाइम में आप देखेंगे परफ्यूम्स नहीं होती थी, फ्लावर्स का यूज़ करा जाता था। क्यों? फ्लावर्स के अंदर अपने कुछ ऐसे अच्छे पदार्थ होते हैं, अच्छे सेल्स होते हैं इनफैक्ट आप ये समझिए, वो हमारी ऑल्फैक्टरी में जाके हमारे हार्मोन्स को सीक्रेट कराते हैं। कितनी अजब बात है ना कि सूंघने मात्र से हमारी बॉडी में बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, कितने अच्छे-अच्छे हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज हो जाएँगे एंड वी फील हैप्पी, वी फील कंटेंटेड, हमें गुस्सा और हम बहुत शांत रहेंगे। उसमें सबसे अच्छी खुशबू हम जानते हैं, लकड़ तक की समझ लीजिए, चाहे वो चंदन की खुशबू हो, फ्लावर्स में रोज़ फ्लावर्स हो, कोई भी आपके आस-पास हो, चमेली हो, गुलाब हो और क्या होता है सनफ्लावर्स हैं, गेंदे के फूल को ख़ैर कुछ लोगों को नहीं पसंद बट आई लव इट तो मैरीगोल्ड फ्लावर्स हैं। तो ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट फ्लावर्स हैं हमारे आस-पास। हम जब पहले के टाइम पे इसलिए एज़ अ गजरा आप समझ लीजिए, उन्हें एज़ ऑर्नामेंट उसे गार्लैंड की तरह से यूज़ करा जाता था। हाथों में पहनना, गले में पहनना, ये इसलिए यूज़ करा जाता था सो दैट आपकी बॉडी के साथ जो कॉन्टैक्ट में रहे वो अच्छे, पॉज़िटिव, प्लांट बेस्ड केमिकल्स रहें।
आज के टाइम की तरह परफ्यूम वाले केमिकल बेस्ड जो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं वो वाले नहीं, क्योंकि जाते तो वो भी स्किन के अंदर ही है, लेकिन जब ये वाले जाते हैं तो एक अच्छा पदार्थ देते हैं, ये आपकी बॉडी पे नकारात्मक ऊर्जा नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ स्मेल का काम नहीं कर रहे और भी अच्छे काम कर रहे हैं। अगर उसका ऑयल लग जाता है बॉडी पे, या वो खुद फ्लावर भी अपनी बॉडी पे अगर थोड़ा सा मान लीजिए अगर वो हल्का सा घिसट भी जाए, उसकी मसाज हो जाए, मतलब हल्का सा उसका वो पिस गया आपके हाथ पे, उसको स्मैश कर दिया गया और थोड़ा सा पिस गया उसके ऊपर, तो वो नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वो इतना डाइल्यूटेड फॉर्म में भी होता है कि उतना स्ट्रांग नहीं है कि आपकी स्किन को आगे जला देगा या खराब कर देगा। ठीक है, तो ऐसी यूकेलिप्टस ऑयल है, हम ये कुछ ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स लेते हैं, पर इन जो लिली है, एक डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, आप इनको नेचुरली अगर आप इनको फ्रेग्रेंस, इनकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करेंगे, अच्छे से सूंघेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा असर देंगे। इसलिए फ्लावर्स घर में भी होने चाहिए, और अगर आप इस्तेमाल कर सके तो फ्लावर्स का करना चाहिए। ठीक है, क्या ये वाली बात इतनी डिटेल में समझाने का जो प्रयास किया मैंने, वो बात समझ आ रही है आपको? ओके, थैंक यू। चलिए, अब ऑर्गन्स के ऊपर एक बार ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या जा रहा है। ठीक है, अभी हमने समझा नोज, ठीक है, ये नोज समझ लिया। अब फेरिंग्स का पार्ट वाला आ गया, ये वाला पार्ट जो था फेरिंग्स का था। ठीक है, अब फेरिंग्स से सीधा क्या चीज बदल जाएगी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। फेरिंग्स वाला पार्ट आता है, ये वाला सिर्फ इतना पार्ट आता है। लैरिंग्स आ गया वॉक्स बॉक्स, जहाँ पे ध्वनि चेंज हो रही, जो मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक फेरिंग्स कहलाया जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो होगा ये लैरिंग्स कहलाया जाएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ से यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी गलत बनाया, यस, यहाँ शुरू हो जाएगा 9 रिंग्स वाला कार्टिलेजिनियस ट्रैकिया। ये कहाँ तक रहता है, T5 तक रहता है। T5 के बाद ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे, समझेंगे समझेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, ट्रैकिया जो है 9 कार्टिलेजस रिंग्स का बना हुआ है, सी शेप की कार्टिलेजस रिंग्स हैं। क्यों है सी शेप की, क्योंकि पीछे की तरफ पे जो है यहाँ पे हमारी आहार नली है। क्या है, हमारी आहार नली है, तो ये कुछ ऐसे है, और ये आहार नली है। ठीक है, पीछे वाली जो है, अब ये कोलैप्स ना कर जाए, इसके ऊपर धक्का ना पड़े, इसके नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा ना पड़ जाए, इस वजह से इसको हाफ रिंग्स यानी कि सी शेप की रिंग्स के अंदर बनाया गया है। कार्टिलेजिनस रिंग्स है। टिश्यू कौन सा है, कौन बताएगा मुझे, कार्टिलेज कौन सा टिश्यू आता है? रिवीजन नहीं चल रही है। Skeletal. Skeletal muscle. स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल टिश्यू बेसिकली आप कहना चाह रहे हो। कौन बताएगा, सही बताया गलत? होमवर्क है, करके आइएगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा T5 तक। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होती है कार्टिलेज। एग्जाम में पूछा था मैंने ये। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू। जी, तो मैं कहा था एग्जाम में पूछा था, करके आइएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पर, ये रिंग्स बनी हुई है आगे की तरफ से ऐसे। ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाएगी इसके अंदर, लेफ्ट एंड द राइट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एयर आई घूम घूम के घूम 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 के पहुंच गई अंदर। ठीक है, ये ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई तब तक माने जाएंगे जब तक वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर ना कर जाए। ब्रोंकाई तब तक है जब तक वो लंग्स के अंदर एंटर ना कर जाए, उतने हिस्से तक उसको ब्रोंकाई कहेंगे। ये रहे लंग्स। ठीक है, ये लंग्स बन गए हैं। ठीक है, अब लेफ्ट साइड का जो लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसके पास एक, उसमें एक कार्डियक नॉच बनानी होती है, इसलिए उसके पास 2 लोब्स होंगे। लेकिन राइट वाले के पास कोई ऐसी नॉच वॉच कुछ नहीं है, और राइट साइड पे ब्लड जो हार्ट है वो नहीं झुका हुआ होता, तो उस तरफ उसका कोई गड्ढा नहीं बनाना, तो उसके पास क्या होंगे, 3 लोब्स होंगे, 1 2 3, 1 2। इसी की वजह से, इसी की वजह से जो ब्रोंक्यूल्स थे, सॉरी ब्रोंकाई थे, वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर टर्शरी
प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी में डिवाइड हो जाते हैं, 1 2 एंड 3, और यहाँ पे 2 में ही है, 1 2, ठीक है। चले, इसके आगे एल्वोलाई होते हैं, गुच्छे लगे हुए होते हैं मैम ऐसे जो मोटे। आपने ये ट्रैकिया बताए हैं सी टाइप रिंग, जी, ये अकाउंट में कितने होते हैं? अगर लंग्स के बाहर कहोगे तो 9 में कहते हैं, नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला है, तो आप हटा दो, कोई पूछा नहीं जाता। ये जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हो, पर लेकिन याद करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। वैसे ये पूरे में लगी होती है, और फिर यहाँ पे भी पाई जाएगी, यहाँ पे भी रिंग्स हैं, यहाँ पे भी रिंग्स हैं, यहाँ पे भी रिंग्स हैं, रिंग्स आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, कहाँ जाके नहीं आएंगी, एल्वुलाई में नहीं आएंगी। एल्वुलाई के पास क्या आता है, एल्वुलाई के पास भी ऐसे बना हुआ होता है, ये रही एल्वुलाई, ऐसे अंगूर के गुच्छे की तरह होता है एल्वुलाई, ठीक है। एंड देन इसको हमने पूरे में बोल दिया लंग्स। लंग्स खुद एक थोरैसिक कैविटी में है। अब वो क्या चीज होती है, इतना कुछ तो समझ लिया, थोरैसिक रह गया मैम। ये जितना भी एरिया है ना, इसको थोरैसिक बोला जाता है, इतने एरिया को, यानी कि गले के नीचे से उतरते ही, हाँ जी, गले के नीचे से उतरते ही उसे क्या कहते हैं, थोरैसिक रीजन कहते हैं। यही बैक साइड पे आप, मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी वर्टेब्रल कॉलम में एक ऐसी हड्डी है जो मूव नहीं करती, ना लेफ्ट ना राइट। वो कौन सी होती है, वो C7 कह सकते हो उसको, या T1 भी बोलते हैं कईयों में, कई कई बुक्स के अंदर T1 बोलते हैं, कई जगह पे इसको C7 बोलते हैं, बट इन जनरल उसे C7 माना जाता है। जहां से थोरैसिक स्टार्ट हो रहा है और सर्वाइकल खत्म हो रहा है, हाथ लगा के देखेंगे, वो लेफ्ट एंड राइट वही एक ऐसा वर्टिब्रा है जो नहीं मूव करेगा, ठीक है। वहां से आपका थोरैसिक रीजन स्टार्ट होता है। उसको पीछे से अगर मैं काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, नियरली ये वाला एरिया जो है, इसे हम T5 कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है, इसके अंदर में अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम के अगर मन के जो है उनको काउंट करूँ तो 5 मन के आएंगे, T1 T2 T3 T4 T5। T5 पे आके नियरली हम कहते हैं कि वहां आके डिवाइड कर जाता है ट्रैकिया ब्रोंकाई के अंदर, लेफ्ट और राइट के अंदर, ठीक है, लंग्स के लिए। एल्वुलाई मैंने बता दिया, छोटे छोटे गुच्छे होते हैं अंगूर के गुच्छों की तरह, एग्जैक्टली वैसे ही लगते हैं। आप इसको ग्रीन वाले अंगूर के साथ से ज्यादा लाल वाले जो अंगूर होते हैं ना, उससे कंपेयर करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लाल वाले अंगूर के ऊपर आप देखेंगे पतली सी एक झिल्ली, एक पतली सी लेयर होती तो ब्लैक वाले और ग्रीन वाले के ऊपर भी है। तो रेड वाले जो अंगूर होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं ना, कुछ कुछ ना एल्वुलाई लगते भी वैसे ही हैं, ठीक है। इन रियल लाइफ आप देखिएगा, बाद में गूगल पे सर्च करके भी, कुछ कुछ दिखते भी वैसे से ही हैं। उसके अंदर एक्चुअली उसकी जो स्क्वामस एपिथेलियम की एक लेयर होती है, सबसे पतली लेयर टिश्यू की कोई अगर है तो वो स्क्वामस है, ये नहीं लगते, ये स्क्वामस की ऐसे 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 ऊबड़ खाबड़ टाइप की, यहाँ पर भी ऐसे करके ये एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होगी। ये क्या काम करती है, छन्नी का काम करती है। क्या काम करती है, छन्नी का, सेल किसका काम करती है, छन्नी का, बार बार लिख लेना। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर एल्वुलाई के ऊपर एक छन्नी का काम करती है। तो ये क्या करती है, ब्लड से लाया हुआ CO2 दे देगी, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ क्या लिया, O2। सिंपल था, यहां तक समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो आगे कुछ रहता ही नहीं है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, फिर सिर्फ और सिर्फ टर्म्स रह जाएंगी करने के लिए। आ गया मैम। वेरी गुड, ठीक है, चलिए। अब ये सेम वही बातें आगे रिपीट होंगी इन टेक्निकल वर्ड्स। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू काफी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, अब हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताने जा रही हूँ, ताकि आप एग्जाम में समझ सको कि क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं, क्वेश्चंस की भाषा क्या है, वो आपको धीरे समझ आएगी। अदरवाइज लेमन लैंग्वेज में या आम भाषा में तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टेक्निकल वर्ड्स के साथ आते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी डिवाइडेड बाय द नेसल सेप्टम। नेसल सेप्टम से क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, नोज की बात कर रहे हैं। नोज कैसा सा है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटी। इरेगुलर कैविटी में इसकी कोई पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती, इसलिए सबकी नाक अजीब अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, सबके पास अलग अलग सी शेप होती है, ठीक है। थोड़ी सी इरेगुलर शेप की होती है, और डिवाइड करती है किससे, नेजल सेप्टम से। ये नाक की हड्डी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको नेजल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है।
द नेजल कैविटी यानी कि वो नेजल चैम्बर जहाँ पे मैंने आपको सेल्स बना के दिखाए थे, ये वो कैविटी है जब हमारी सूत्र नीति के टाइम पे जब नेजल सेप्टम को सूत्र नीति स्टार्टिंग में नाक को कर जाती है, होता क्या ऐसे है, जैसे ये नासिका है और ये उसकी छत है, ये पीछे से जा रहा है, ठीक है, ये इसके नासिका छिद्र है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लिया, सूत्र डाला। तो सूत्र आपने नोटिस करा होगा जब हम डालने लगते हैं तो उसकी टिप को हल्का सा मोड़ देते हैं, ऐसे करके हल्का सा मोड़ देते हैं। क्यों मोड़ते हैं? ताकि वो ऊपर जाए और इजीली यहाँ पे इजीली मूव कर जाए, फिर वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये कैविटी माना जाता है, चैम्बर कैविटी इसको कहा जाता है एक्चुअल में। क्यों इसको क्यों कहा जाता है? इस वाले एरिया से क्या इसको बह रहा है, इस वाले एरिया से क्या बह रहा है, इसको कोई बहर नहीं है। क्योंकि इन एक्चुअल अगर कंकालीय तंत्र को अगर आप देखेंगे, जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, उसको अगर आप देखेंगे, उसमें आगे नाक नहीं बनी होती, उसमें आगे नाक नहीं बनी होती। ये जो कार्टिलेजियस टिश्यू का बना हुआ है, आगे का नाक जो बना हुआ है, ये हड्डी नहीं है एक्चुअल में, ये कार्टिलेजियस टिश्यू है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आगे बना हुआ होता है। तो असली चैम्बर तो ये वाला एरिया है, यानी कि आपके मुख द्वार में जो ऊपर की छत है, जिसे हम पैलेट कहते हैं, उससे ऊपर जो नाक चल रही है, उसको असली में नेसल चैम्बर बोला जाता है। तो बाकी का एरिया क्या मैम इसको नेसल चैम्बर नहीं बोलेंगे, बोलते हैं, पर इसको नेसल कैविटी, नेसल चैम्बर के अंदर इसके अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स के अंदर हम इसको वैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, थोड़ा चपटा वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर चपटा वगैरह कुछ चेंज अगर आया तो वो खतरनाक है, वो खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि सेल्स को जगह चाहिए अपने लिए। और यहीं पे ही नहीं, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ओके, तो नेजल कैविटी आपको क्लियर हो गया, नेजल चैम्बर नेजल कैविटी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, ठीक है। वो वाला भाग जिससे कि हमारे पीछे का जो हमारे मुख द्वार में जो हमारे दांत के ऊपर वाला जो एरिया है, जो ऊपर वाला जबड़ा जिसे कहते हैं, ऊपर वाला जॉ जो है, उसके जो छत है, मतलब मुख की, वो नासिका की फ्लोर है, वो उसका बेस है, उसकी जमीन है, वो वहां से शुरू होता है। और वही सेम चीज अगर ऊपर चले जाए तो sorry, अगर ये इसकी छत है तो नाक के लिए क्या है, फ्लोर, उसकी जमीन, ठीक है। अब ये नाक की छत है, तो ये किसका फ्लोर है, ब्रेन का। ओके, समझेंगे जब हम थोड़ा सा और स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, तब इस बात को और इन डिटेल समझेंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ में कुछ चीजें याद करते रहनी है, ठीक है। चलिए, नेजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द पैलेट, जो मैंने अभी बात बताई, तालू कहते हैं कई लोग हिंदी में, आई डोंट नो कुछ रीजन्स में इसको क्या बोलते हैं, पर ये इसको पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के अंदर डिवाइड होता है, जो हमने देख लिया था पहले भी। डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के अंदर डिवाइड होता है। सॉफ्ट पैलेट कहाँ होता है, जो यूवुला के साथ होता है, वो सॉफ्ट है। ये हार्ड वाला कौन सा होता है, जिसके साथ हमारे टीथ जुड़े हैं। ओके, नेजल कैविटी क्या है, इज लाइन विद द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, नाक की बात कर रहे हैं सिर्फ ही, ठीक है, विच कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटेड सेल्स। अभी क्या करते हैं, म्यूकस की वजह से ना, ये म्यूकस भी हेल्प करता है इसके अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं या कोई बैक्टीरिया है, उसको वहीं ट्रैप करके वहीं बाहर निकाल देना, छीक दो, इसको बाहर निकाल दो, इसको लंग्स के अंदर नहीं जाना, बीमारी क्रिएट करेगा। वो बात अलग है कि इसने कोविड को नहीं बचाना था, पर ले लिया था इसने, क्योंकि वो बड़ा शातिर था, क्योंकि वो वायरस था, क्योंकि वो वायरस था, वायरस बता के नहीं आता, वायरस का पता ही नहीं चलता वो क्या है, ठीक है। तो म्यूकस जो होता है, प्लस यहाँ पे ना हमेशा हमारी नाक हमेशा मॉइस्ट रहती है, थोड़ी सी मॉइस्ट रहती है, गीली नहीं कह रही मैं, हल्की सी मॉइस्ट रहती है, ठीक है। वो म्यूकस की वजह से है। जब हम इसी में जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसी के ऊपर ना थोड़े से हमारे वो होते हैं ऐसे बाल 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 बाल, ठीक है, ये सेंस करते हैं हवा कैसी है, गर्म है, ठंडी है, पैथोजेंस है, नहीं है। तो जब हमें छींकें ज़्यादा आती हैं, या आप कहें कि अ, हमारे नाक में जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस हड्डी वाले एरिया में, जिसको आप समझते आ रहे हैं आज तक हड्डी होती है नाक की, उस हड्डी वाले एरिया में दर्द होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तब ना तो ठंडी हवा का पता चलता है, ना तो गर्म हवा का पता चलता है, और वो हमारे उस एरिया को थोड़ा जलन या कहें कि थोड़ा हर्ट कर देता है कहीं ना कहीं। वो इन बालों की वजह से होता है, क्योंकि ये बाल ना उस म्यूकस की वजह से या ओवर मॉइस्चर हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। और इसी वजह से हम जल्दी ट्रैप भी कर लेते हैं पैथोजेंस को या किसी भी फॉरेन बॉडी को, ठीक है।
और इसी की वजह से म्यूकस भी ज्यादा निकलता है कि वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैप हुआ होता है, तो उसको बाहर निकालना चाहता है, वो उसको जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहता है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करवाने देना चाहता। ठीक है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये लिख लीजिएगा, नाक के रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी नर्व के बारे में पढ़ेंगे हम, किसमें? नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है। आर लोकेटेड इन द म्यूकोसा of the sorry on the superior surface and the anterior layers, sorry nostril start हो गया। म्यूकोसा क्या, बस अपर लेयर जो होती है, म्यूकोसा वैसे अंदर की लेयर होती है। ये आपका वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी था। ऐसे ना कुछ लेयर्स होती है हमारी बॉडी में, हर एक की अलग अलग लेयर का, टिश्यूज का ना एक सिस्टम बना होता है। तो एक लेयर से ऑर्गन नहीं बनता, उसमें ना बहुत सारी लेयर्स लगती हैं। ठीक है, ऐसे। तो लास्ट वाली होती है सिरोसा इन जनरल, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर था। और इनर वाली होती है म्यूकोसा। क्यों मैम अंदर वाली म्यूकोसा क्यों होती है? क्योंकि इसने म्यूकस सिक्रीट करके रखना होता है, ताकि अंदर वाली जो विस्सल कैविटी जो है, या कहें कि अंदर का जो एक कोर है, वो मॉइस्चर रहे, वो चिपक ना जाए आपस में एक दूसरे के साथ, वो हमेशा उसके अंदर एक नमी सी बनी रहे। ठीक है, आपस में कोलैप्स ना कर जाए। तो यहाँ बहुत सारे म्यूकस मिलेगा, और भी चीजें मिलती है, म्यूकस भी मिलता है। तो ये क्या कह रहे हैं? म्यूकस की बात तो कर नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना ऑल फैक्ट्री सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑल फैक्ट्री सेल्स मिलते हैं। कहाँ? इस म्यूकस लेयर, म्यूकोसा लेयर के अंदर। ठीक है, ये लेयर्स कौन सी है बाकी की, ये आपकी नीड नहीं है जानने की, बस मैंने आपको बताया कि अंदर कुछ लेयर्स जा रही हैं। इन ईसाई टिश्यूज की अलग अलग लेयर्स हैं, सेल्स की लेयर, सेल्स होते हैं हर एक के अंदर अंदर, और हर तरीके का लेयर अपने कुछ सेल्स उसके पास होते हैं, उनको सिक्रीट कर रही होती है। वो सिक्रीशन हमारे यूजफुल सिक्रीशन होती है। ठीक है, उसके सुपीरियर सरफेस पे, मीन्स बाहरी वाले सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे। ठीक है। द एंटीरियर नेयर्स, यानी कि अग्रभाग के जो नासिका छिद्र है, नॉस्ट्रिल्स आर द ओपनिंग्स फ्रॉम द एक्सटीरियर इनटू द नेजल कैविटी। क्या अंग्रेजी में बोलना चाह रहा है? वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जो नाक के छिद्र, जिसे आप देख सकते हो कुछ बच्चे उसमें नाक में उंगली डाल लेते हैं, उनको कहते हैं एंटीरियर नेयर्स, उनको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। वो क्या काम करते हैं? एक्सटीरियर एयर को नेजल कैविटी के थ्रू अंदर लेके जाते हैं। कौन सी? नाक के थ्रू। ठीक है, सिर्फ उसी को बात को इन्होंने एक टेक्निकल तरीके से बोलने की कोशिश करी है, पर ये पता होना चाहिए, वरना लैंग्वेज को समझ या डिकोड करना नहीं आएगा। ठीक है, एयर ने एंटर करा, कहाँ से? नोज से, और एक्सटर्नल नेल्स के थ्रू, यानी कि बाहरी जो नासिका छिद्र, जिसे हम नथुने भी बोलते हैं, कई जगहों पे लिखा मिलता है। ठीक है। पोस्टीरियर नेल्स जो है वो पीछे की तरफ, यानी कि जो ये वाला एरिया, ये नहीं, थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, जो भी है। ठीक है, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, ये वाला एरिया मानते हैं इसको। ठीक है, पोस्टीरियर नेल्स पे जो होते हैं ओपनिंग होता है, ओपनिंग होती है फ्रॉम द नेजल कैविटी इनटू द फेरिंग्स, क्योंकि ये फेरिंग्स वाला एरिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे नीचे ईसोफेगस का स्टार्ट हो जाएगा फेरिंग्स के लिए। अब ईसोफेगस नीचे आता है ना, पर यहाँ पे ये फेरिंग्स आ गया, यहीं से हवा भी आई, ये दोनों जगह पे कंबाइन एरिया ही है। यहाँ पे हवा भी आती है, यहाँ से खाना भी आता है, इसलिए कहते हैं खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। तो क्या, क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैंने ये घूमना था, ये रहा। क्योंकि ये जो एपिग्लॉटिस है, ये फ्लैप यहाँ लग नहीं पाता टाइमली, अगर हम बात कर रहे थे। क्यों? क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शब्द दांतों से बनते हैं, हमारी टंग से बनते हैं, लिप्स की मूवमेंट से बनते हैं शब्द। ठीक है, लेकिन ध्वनि कहाँ से आती है? ध्वनि तो यहीं से आती है, वॉइस बॉक्स से। ठीक है, तो जब यहाँ से ध्वनि मिलेगी नहीं, तो ये शब्द क्रिएट कैसे करेगा? ये वाला एरिया शब्द क्रिएट कैसे करेगा? शब्द क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो बोलने के लिए एक तो चबाएंगे भी हम यहीं पर ही, हाँ जी, हमने बोलना भी फिर यहीं से ही है। फिर वो हवा के लिए हमें, सॉरी ध्वनि, शब्द बनाने के लिए हमें ध्वनि भी यहाँ से चाहिए। तो और खाना जब नीचे जाना है, तो खाना भी इस एरिया से ही जाएगा, एक सेम एरिया से ही जाएगा। जब इस सेम एरिया से जाएगा, तो खाना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फूड पाइप में, सॉरी फूड पाइप से हटकर किसी में विंड पाइप में चला जाए। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसकी वजह से ये एपिग्लोटिस उठकर यहाँ आ जाता है, उठकर यहाँ आ जाते हैं। तो मैम क्या इन जनरल जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या ये एपिग्लोटिस हमारी आहार नली के ऊपर होता है? हाँ जी,
उसके ऊपर होता है। लेकिन जब हम अपना सलाइवा निगलने की कोशिश करते उसके ऊपर प्रॉपर्ली उसको कवर नहीं करते पर उसके ऊपर होता है। ऐसे बीच में यहाँ पे इस तरफ ऐसे रहता है। तो पूरा नीचे की तरफ नहीं रहता, ऐसे ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है? फिर ये जो एरिया ये होता है ना, ये उठ के फिर ऐसे यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो ये ढक्कन लग गया इधर को, तो ये कैसा लगता है देखने में? तो जब जब खाना खा रहे होते हैं ना, तो ये ऐसे आ जाएगा ढक्कन, इसके ऊपर पूरा ऐसे ढक्कन लग जाएगा। तो इन जनरल कैसे होता है? ये हल्का सा ऐसे रहता है। इन जनरल इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। और यहीं पे ये ऐसे रहता है। ठीक है? ओके। फेरिंग्स एक कॉमन एरिया है। ठीक है? और जो उसका फेरिंग्स का ऊपर वाला भाग है, जो अग्र भाग है, ऊपर वाला भाग जहाँ पे नोज नेसोफेरिंग्स हमारा खत्म हो रहा है, यहाँ हमारा नेसोफेरिंग्स खत्म होता है। ठीक है? और फेरिंग्स का ओरोफेरिंग्स हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है? इसलिए इसको कंप्लीटली मिक्स में कहते हैं। यहाँ पे सॉरी स्टार्ट नहीं होता, खत्म हो रहा होता है वो भी। फेरिंग्स के अंदर एंटर कर रहे होते हैं ये। ठीक है? लेरिंगोफेरिंग्स जिसे कहते हैं। ठीक है? वहां एंटर कर रहा होता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर या फिर इंटरनल नेयर्स। ये दोनों नाम एक ही हैं। ये वाला नाम सॉरी ये वाला नाम और पोस्टीरियर नेयर्स एक ही बात है। पोस्टीरियर मतलब पीछे, पोस्टीरियर पी से पीछे। ठीक है? फंक्शंस क्या है? फंक्शंस क्या है? नाक अपना कार्य क्या कर रहा है? पहले तो वो इंस्पायर करता है, यानी कि इनहेल करता है, एयर को वार्म करता है, मॉइस्चर करता है और फिल्टर करता है। ठीक है? यहाँ पे एयर को ठंडा भी करते हैं, वाइसा वर्सा। मैंने आपको समझा दिया कैसे। ठीक है? क्लियर कर दिया मैंने आपको यहाँ पे कि अगर वार्म एयर के बाहर ठंडी होती है, इसलिए सर्दी के दिनों में आप नोटिस कीजिएगा आपकी नाक के पास आपको थोड़ा दर्द होता है। सेम चीज अगर हवा बहुत ज्यादा गर्म होगी तो भी अगेन यहाँ नाक के पास यहाँ इस एरिया में थोड़ा दर्द होता है, और उसकी वजह से होता है सर दर्द। ठीक है? चलिए, सेंस ऑफ स्मेल आती है, ऑल्फैक्शन कहते हैं इसे, इसलिए ऑल्फैक्टरी लोब्स या ऑल्फैक्टरी नर्व हम पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है? अब फेरिंग्स क्या चीज है? फेरिंग्स हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ लिया हमने नेजो ओरो और लेरिंगो, बहुत बार पढ़ा हमने। एक बार फिर से देख लेते हैं इन्होंने क्या नई बात बताने की कोशिश करी है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? ये क्या कहना चाहते हैं? ये कोन शेप्ड है। कोन शेप कैसी होती है? जो आइसक्रीम खाते हैं ना बचपन में, ऐसे वाली, ऐसी कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना बचपन में, पहले ट्रायंगल बनाएंगे फिर आगे कोन बना देंगे। कुछ इस तरह का होता है फेरिंग्स। ठीक है? हॉलो होता है, खाली होता है अंदर से, जैसे ट्यूब खाली होती है, जैसे पाइप खाली होती है, ऐसे हॉलो होती है अंदर से। ठीक है? और अबाउट 5 इंचेस तक की ही सिर्फ ट्यूब होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर नियरली लॉन्ग। ठीक है? पार्ट ऑफ द थ्रोट होता है, गले का पार्ट है ये, जहां पर हमारा ओरल और नेजल कैविटी अबव द ईसोफेगस मिलती है, या वो कहें कि वो पूरा पार्ट है, मिलती नहीं है क्योंकि फेरिंग्स ही है। तो वो पूरे पार्ट को क्या कहता है? ओरल और नेजल कैविटी के अंदर उसको डिवाइड करता है। ठीक है? और लेनिंगो में भी। ठीक है? यहाँ लेनिंगो नहीं लिखा। तो नेजोफेरिंग्स वही बात आ गई, सेम नेजल चैम्बर की बात कर रहा है, अपर पार्ट की बात कर रहा है, थ्रोट के पीछे, यानी कि गले के पीछे वाला जो भाग आता है नोज का, वो सारे पार्ट की बात कर रहा है, वो होता है हमारा नेजोफेरिंग्स। कनेक्ट किससे करता है? यूस्टैशियन ट्यूब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए जुकाम होने के बाद कईयों का कान बंद हो जाता है, कईयों का कान बंद हो जाता है, और फिर डॉक्टर कहता है इसमें ना बहुत सारा म्यूकस भर गया हुआ है। क्यों होता है? जब म्यूकस भर जाता है तो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कई लोगों के कान में पेन होता है। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि जब जुकाम होता है तो उसे 3 दिन तक बर्दाश्त करो। अगर 3 दिन से पहले अगर मेडिसिन लोगे तो म्यूकस को बाहर निकलने का, यानी कि बॉडी से डिस्पोज ऑफ होने का उसका रास्ता बंद हो जाता है, अगर मेडिसिन पहले ले लेते हैं तो। जुकाम तो ठीक हो जाता है लेकिन म्यूकस वहीं जमा रह जाता है, वो निकलता नहीं है। या तो आप साथ साथ में जलनीति करें तो निकल जाएगा। जलनेति, सूत्रनेति, ये दोनों ही हमारे अंदर से जमे हुए पुराने म्यूकस को, बलगम को निकालते हैं, ताकि ये ट्यूब्स जो हैं, ये ऑडिटरी ट्यूब्स जो हैं, हमारा नेजल चैम्बर जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर है, जिसकी वजह से हम अच्छा और गहरा सुन पाते हैं। ठीक है? अच्छा और गहरा सुनने का मतलब क्या हुआ? तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा ऑडिटरी नोड्स होती है ना, ये कनेक्टेड होती है हमारे नाक के थ्रू। इसलिए जब आप कान बंद कर लोगे ना तो आपको अपनी आवाज ही बड़ी अजीब से सुनाई देगी।
बहुत अजीब तरीके से सुनाई देगी, वो इस ऑडिटरी ट्यूब की वजह से होता है। अभी जब हम अपनी अपनी आवाज़, जब हम ऐसे कुछ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये आवाज़ कुछ और है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ टकरा रही है। फिज़िक्स इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस बारे में, पर वो टकराती है, तो अलग है। लेकिन यही जब आवाज़ हम अंदर सुनने की कोशिश करते हैं, तो इस आवाज़ तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं हमें तो अपनी आवाज़ पसंद ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जनरली तो वैसे यही कहते हैं कि हम कितनी अजीब साउंड करते हैं ना, तो ऐसा उनको लगता है। अब एक और चीज़ को समझो यहाँ पर, जब नेसोफेरेंस और यूस्टाचियन ट्यूब की बात छिड़ ही गई है, तो भ्रामरी जब कर रहे होते हैं, तो यही वो आवाज़ सुनाई दे रही होती है, यूस्टाचियन ट्यूब वाली। यूस्टाचियन ट्यूब से ही हमें वो सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो ध्वनियाँ किस-किसने याद कर ली हैं, जो ध्वनि आपको अ, हठयोग प्रदीपिका और घेरन संहिता में भी बताई गई है। भ्रामरी से नहीं बताई गई, उन्होंने बस इतना बताया कि ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। उसे हम नाद के नाम से जानते हैं। वो नाद जो हमारे अंदर हो रहा होता है, वो इस नाद को सुना रहा होता है। ये यूस्टाचियन ट्यूब के थ्रू हम उस नाद को सुनते हैं। झरने की, भेरी की जो आवाज़ें सुनते हैं, वो इसकी वजह से आती हैं। ठीक है? तो ये ऑडिटरी ट्यूब्स होती हैं ऑफ द मिडल ईयर। मिडल ईयर से कनेक्टेड होती है ये ट्यूब। ठीक है? मिडल ईयर भी 3 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है? उसका जो मिडल वाला पार्ट है, वहाँ से यूस्टाचियन ट्यूब कनेक्टेड होती है, देन ये वाली ट्यूब हमारी नेसोफेरिंक्स से कनेक्टेड होती है, ये देखिए यहाँ से ये कनेक्शन बन रहा है। समझ पा रहे हैं आप? गुड। चलिए, ओरोफेरिंक्स, मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स। फेरिंक्स का मिडल पार्ट है, नाक का नहीं, और सॉरी कान का नहीं। ठीक है? अब ये बिहाइंड द ओरल कैविटी होता है, ये हम सब जान गए हैं। पार्ट ऑफ द फेरिंक्स होता है, ये भी जानते हैं। किसके बीच में आता है? सॉफ्ट पैलेट और हायोइड बोन। हायोइड बोन कौन सी बोन है, किससे कनेक्टेड होती है अंकिता जी? टंग से। टंग से कनेक्टेड होती है। उषा जी, इसके साथ कौन सी बोन कनेक्टेड होती है हायोइड बोन के साथ? मेघा जी? धर्मेंद्र जी? प्रेरणा ये तो जी? शायद किसी से कनेक्टेड नहीं होता है। क्या कहा आपने धर्मेंद्र जी? सॉरी। हाइड बॉन्ड तो कनेक्टेड नहीं होता ना दूसरे बॉन्ड से, तो मसल से ये फांसी के समय टूटता है शायद। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप ध्यान से पढ़ रहे थे, आपने इस चीज को याद रखा। वेरी गुड। एक हायोइड बोन ही है, इकलौती बोन है पूरे शरीर में जो किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं होती। तो जो आधा आंसर एक हम कहेंगे कि कंप्लीटली, मैंने शायद उस चीज को उस तरह से नहीं पूछा, पर अंकिता जी ने आई थिंक उसका आंसर दिया था कि हाँ वो टंग से कनेक्टेड होती है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया था आपने कि वो किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं होती है। वेरी गुड। अंकिता जी आप ही थे, इफ आई एम नॉट यस। रॉन्ग? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी नाइस अंकिता जी, आपके लिए भी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को, वही पास होंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। मैम आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, ये आप लोग करके दिखा रहे हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरा काम था पढ़ाना। पढ़ा तो मैं सबको रही हूँ, या तो कुछ ही बच्चे रख रहे हैं। एग्जाम भी सारे देंगे, कुछ देंगे, चलो मान लेते कुछ नहीं देंगे, तो पास टॉप वो तो वही करेंगे जो बच्चे डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी मेहनत बताएगी, मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए, लैरिंगोफैरिंग्स क्या है? एंट्रेंस है किसकी? ये एक ऐसा द्वार है जो हमारा ईसोफेगस तक जाता है, या ईसोफेगस के अंदर खुलता है, आप उसके पास बोल सकते हो। ये रहा लैरिंगोफैरिंग्स, पीछे की तरफ, ये रहा, ये वाला भाग। ठीक है? लैरिंगोफैरिंग्स। ठीक है? फंक्शन क्या है? is to regulate the passage of the air to the lungs and food to the esophagus। ये laryngopharynx जो होता है ना, वो रेगुलेट कर रहा है, वो ध्यान रख के बैठा हुआ है। ये चौकीदार का काम कर रहा है। ए खाना इधर जा, ए आवाज इधर से जाएगी, ए खाना विंड पाइप नहीं जाना, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं जाना। चला गया तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल में अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी एरिया होता है, जो थोरेसिक एरिया है, जो लंग्स है, वो एक एयर टाइट बैग्स है। अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ चला गया खाने का, या कोई और पदार्थ चला गया, ऐसी फॉरेन बॉडी चली गई, वो एक्चुअली विनाशकारी हो जाएगी। उसके अंदर कोई पानी वानी नहीं होता,
वो एयर टाइट कंटेनर है। जैसे चिप्स के पैकेट में हवा पूरी भरी हुई होती है और अगर हम हवा निकाल दें तो कुछ वक्त बाद चिप्स खराब हो जाते हैं, एग्जैक्टली लंग्स भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसलिए उसको एक एयर टाइट कंटेनर रखा गया है और इसलिए उसकी इतनी ही ज्यादा सुरक्षा या कहें उस पर इतनी ज्यादा निगरानी रखी जा रही है। तो उसकी निगरानी रखने के लिए कौन बैठा है ऊपर? लैरिंगोफैरिंक्स। ठीक है, इसका लंग्स का रखवाला कौन है? लैरिंगोफैरिंक्स। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ओरोफैरिंक्स जो है और लैरिंगोफैरिंक्स जो है मस्कुलर वॉल है which propels the foods to the esophagus. ओरोफैरिंक्स जो आ गया, ओरिंगो नहीं, ओरोफैरिंक्स यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये भी इस बात को प्रोटेक्ट करता है या इस बात पे ध्यान देगा कि खाना ना पीछे ही जाए अच्छे से, इधर इसको तंग ना करे। ठीक है, आगे हमारी फूड पाइप के अंदर ना चला जाए गलती से। ठीक है, इसलिए वहां पे जो ढक्कन है उसका एपिग्लॉटिस वाला, उसका पूरा का पूरा ध्यान उसकी एक्टिविटी को बनवाए रखता है। ठीक है, लैरिंग्स को एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर डाल रही हूँ। ये रहा मेरी वोकल कॉर्ड्स। इसी की वजह से हमारी ध्वनियां डिफरेंट डिफरेंट ध्वनि निकलती है। जो गाना गाते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है, इस प्रकार से यहाँ से बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, नोन एज अ वॉइस बॉक्स। नोन एज अ वॉइस बॉक्स किसको कह रहे हैं? लैरिंग्स को कह रहे हैं। लंग्स का रखवाला कौन? लैरिंग्स। और इसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अ शॉर्ट बॉक्स लाइक अ स्ट्रक्चर सिचुएटेड एंटीरियर पार्ट, यानी कि अग्र भाग में, आगे वाले भाग में थ्रोट के वहां पे रहता है, जहां पे हम फील करते हैं जैसे एडम्स एप्पल की तरह बोलते हैं, वो ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, लैरिंग्स जो लिंक करता है या इनकी जुड़ा हुआ है किससे? लैरिंगो फैरिंग्स से प्लस ट्रेकिया से। ट्रेकिया क्या था? वही जो T5 तक रहता है और उसके बाद डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ठीक है, उसी ट्रेकिया के साथ लैरिंग्स जो है अटैच होता है। उसको लैरिंगो फैरिंग्स जो ऊपर वाला पार्ट आ गया, फैरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है। नीचे वाला अग्र भाग जो होता है, मीन्स ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे लैरिंगोफैरिंग्स, नीचे वाले पार्ट को जब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो ये लैरिंग्स, जो ये सेम लैरिंग्स ही ये नीचे ट्रैके के साथ कंटिन्यू होता हुआ जाता है। ठीक है, कंडक्ट्स एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। ये कंडक्ट से मतलब क्या हुआ? वो देख रहा है, वो एक्चुअली में देखना चाह रहा है और उस चीज को कंट्रोल करना चाह रहा है कि एयर का पैसेज हमेशा क्लियर है, इसमें कोई भी चीज बाहर की आए जाए नहीं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या कहें कि लंग्स के लिए अनवांटेड है उसकी देखभाल करना। ठीक है, उस ट्रैक को अच्छे से उसको मॉइस्चर करके रखना, जहाँ पे हमने कहा ना कि एयर का प्रॉपर फ्लो बना रहा है उसके लिए। ठीक है, एपिग्लॉटिस जो, सॉरी ग्लॉटिस, ये सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स है। लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग है जो मैंने अभी बताया था, वो जो ओपनिंग है, अगर लैरिंग्स की ये बात करें, ये लैरिंग्स है, तो ये जो ओपनिंग है ना, ये वाला गड्ढा, ये वाला, इसको ग्लॉटिस बोला जा रहा है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस क्या था? वही जो मैंने बताया, ढक्कन इसके ऊपर आके एज अ फ्लैप काम करता है ताकि खाना यहाँ आहर नली से चला जाए, हमारी श्वास नली के अंदर ना जाए। ठीक है, और ये एपिग्लॉटिस कैसा होता है? लीफ शेप, एक पत्ती की तरह, एक पत्ती की शेप की तरह। ठीक है, ऐसे एक फ्लैप बना होता है। फ्लैप का मतलब क्या होता है? ढक्कन। एक पत्ती के आकार में एक ऐसा ढक्कन बना हुआ है जो कि एक इलास्टिक कार्टिलेज है। देखिए इसमें बहुत जगह पे कार्टिलेज की बात हो रही है और ये इलास्टिक कार्टिलेज है। ठीक है, इलास्टिक मीन्स जो एक्सपैंड कर जाता है, और दूसरा कौन सा कार्टिलेज होता था जो एक्सपैंड नहीं करता था? कोई तो बता दो, कुछ था ना ऐसा जो एक्सपैंड नहीं करता था? मैंने हाथ की एल्बो की मूवमेंट से कुछ समझाया था, कुछ ऐसा था ना? इलास्टिक वाला काम करता है जिसकी वजह से स्ट्रेच हो जाता है, दूसरे वाला होता है जो स्ट्रेच नहीं करता है, उसका नाम भी कुछ सी से था। लेजन, लेजन पढ़ के आना। फाइब्रो पूछूंगी। पूछो पूछो, बोलो बोलो, सॉरी, बोले बोले धर्मेंद्र जी, बोलिए, गलत हो जाएगा, कोई नहीं, गलती यहाँ कर रहे हो, एग्जाम में ही करोगे, बोलो। फाइब्रो कार्टिलेज है क्या मैम? नहीं, वो था कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, पर लेकिन कोशिश अच्छी की, वेरी गुड। एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से उसको, उस चैप्टर को अब देखना थोड़ा सा और, कि कहाँ कहाँ हमारे कार्टिलेज यूज हो रहे हैं और कौन से वाला कार्टिलेज यूज हो रहा है। इलास्टिक वाला यूज हो रहा है, कोलेजन वाला है, कोलेजन कहाँ कहाँ होता है, ये सब चीजें एक बार देखना। इलास्टिक का मतलब बस ये होता है कि जिसमें गति रहती है, एक गति से मतलब उसमें थोड़ा सा खिंचाव रहता है,
वो थोड़ा सा खींचा जा सकता है, इसलिए उसको इलास्टिक कहा गया है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन प्रिवेंट्स swallowed material from entering the lower respiratory tract। वोकल कॉर्ड्स क्या होती है? इलास्टिन फाइबर्स की बनी हुई होती हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है। और फंक्शन क्या है? वाइब्रेट करना, एक्सपेल्ड एयर टू क्रिएट साउंड एंड द स्पीच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो ओम बोलते हो, क्यों बोलते हो? उज्जयी करते हो, क्यों करते हो? भ्रामरी करते हो, म का साउंड देते हो, क्यों देते हो? ये उन्हीं वाइब्रेशंस को बनाने का काम करता है। जितना भी प्राणायाम मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, वो सब इसके अंदर आता है। किसी भी प्रकार का प्राणायाम हो ही नहीं सकता जिससे अछूता रहे। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो भी साउंड आप निकाल रहे हो वो नेचुरल साउंड्स हैं। मतलब जो इंसान बोल नहीं सकता, जो गूंगा है, वो भी ये साउंड और ये वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं। अ, उ, म, तीनों ही, ये तीनों ही ऐसे साउंड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली कंडक्ट करे जा सकते हैं और होते हैं। वोकल कॉर्ड्स के अंदर निकलते हैं ये। ठीक है। जिसकी वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाती है वो इंसान बिल्कुल नहीं बोल सकता, मतलब ध्वनि नहीं मिलती उसको, पर लेकिन वो ये बोल सकते हैं ना, इस तरह की आवाजें निकलती है ना उसमें से। तो ऐसी आवाजें हम लोग भी नॉर्मल इन जनरल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? आ उ म का मुझे क्या फायदा मिलना है? म से मुझे क्या फायदा मिलना है? भ्रामरी में का फायदा मुझे क्या मिलना है? वो यही पार्ट आता है जब ये घर्षण क्रिएट कर होती है यहाँ पे वोकल कॉर्ड की। जब यहाँ पे घर्षण क्रिएट होती है, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, जो हमारी नर्व्स कनेक्टेड है, जो क्रेनियल नर्व्स हैं, जो वेगस नर्व है जो कनेक्टेड है, हमारा ग्लैंड यहाँ पे एसोसिएटेड है। विच ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड हमारे यहीं पे एसोसिएटेड है। वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। जो बढ़ा हुआ है वो घट जाएगा और जो घटा हुआ है वो बढ़ जाएगा। ज्यादा मात्रा में करोगे तो बड़े वाला बढ़ ही जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं। इसलिए सिचुएशन वाइज इसको देखना चाहिए, इसको टटोलते भी रहना चाहिए कि बढ़ा दिया ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बड़े को बढ़ाएगा नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उस बड़े को ओवर कर देगा। तो हमें ओवर भी नहीं लेके जाना, इसलिए प्राणायाम की मात्राएं बहुत संभल कर करी जाती हैं। ठीक है। लेकिन ये घर्षण जो होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है। आप अगर किसी तालाब के अंदर एक सिक्का, ये कोई पत्थर फेंकते हो तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस बनती है ना, बनती है ना। ये उन वाइब्रेशंस को आप समझिए, ये उन वाइब्रेशंस को कंट्रोल करके उन्हें एक ऐसी वाइब्रेशंस दे रहे हैं। जब हम कोई साउंड निकाल रहे हैं, म का, अ का, उ का, कोई भी साउंड निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो साउंड है, मैं सिर्फ ध्वनि की बात कर रही हूँ, अक्षर की बात नहीं कर रही। इसलिए जो लोग आम बोलते हैं गलत बोलते हैं। आम नहीं होता है, इट्स जो आप अंदर से ध्वनि निकाल रहे हो, ध्वनि निकालनी है। औम में आपने कोई उच्चारण नहीं देना, आपने प्रोनाउंसिएशन नहीं देनी है। प्रोनाउंसिएशन के साथ औम नहीं बोला जाता। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के साथ म नहीं बोला जाता, क्योंकि म में तो मुंह बंद हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बाकी दो शब्द जो हैं, और उ, वो आप प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल रहे हो या शब्द के साथ बोल रहे हो, सॉरी अक्षर के साथ बोल रहे हो? नहीं हो सकता। सिर्फ उसकी साउंड को यूज करना होता है। साउंड को यूज करेंगे तब आपको महसूस होगा, अच्छा ये एक्सपेंशन की बात हो रही थी। इसलिए उज्जयी में जो हम ये एक मैंने ज्यादा निकाली, इतनी ज्यादा होती नहीं है, ये बड़ी हल्की सी साउंड होती है वो। इसलिए उज्जयी की साउंड इतनी प्रभावशाली होती है। म की साउंड इसलिए प्रभावशाली होती है, कान भी कनेक्टेड हमारा। ठीक है ना, यहाँ कान भी कनेक्टेड था, यूस्टैचियन ट्यूब का बताया ना मैंने, यहाँ कनेक्टेड था। कान भी कनेक्टेड होता है हमारा। फिर कान क्या करता है? कान हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है। बाकी सारा पूरा चेहरा ही हमारा ब्रेन से कनेक्टेड है। दांतों को जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि दांत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए दांतों को जोड़ा नहीं जाता। जब भी ध्वनि का कार्य होता है, दांत नहीं जोड़े जाते। बोलते हो दांत जोड़ते हो क्या? नहीं। सिर्फ दर्द होता है या चीखना चाहते हो तब कभी दांत जुड़ते हैं आपस में, अदरवाइज नहीं। चीखते हुए भी नहीं, पहले जब दर्द होता है, दर्द को बर्दाश्त करते हो तब दांत आपस में पीसते हो, उसके अलावा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैकिया। एक बार हल्का सा ये करवा दूं, फिर नेक्स्ट मैं नहीं मैम करवा आज के नहीं लिए करवा बहुत है। हाँ नहीं करी, क्योंकि ट्रैकिया के बाद ब्रोंकिया इंपॉर्टेंट है, तो वो समझ नहीं आएगा। फिर मैम ट्रैकिया से 7 स्टार्ट बज करूंगी। जाएंगे। नहीं मैं कर स्टार्ट कर ही नहीं रही है, मैं नहीं कर रही, क्योंकि ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई ब्रोंकस ये सब कुछ मैं नहीं समझाऊंगी तो अधूरा हो जाएगा। मैं करवा ही नहीं रही हूँ, डोंट वरी। हाँ मैम ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? कुछ बोल रहे हैं?